नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त एडवोकेट सरदार हरकिशन सिंह बाबा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के जो अध्याय 5 की बात करेंगे दोस्तों, जिसमें बताया गया है सूचना आयोग की शक्तियां, कृत्य, अपील तथा शास्ति। दोस्तों, इस अध्याय को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इस अध्याय को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसा अध्याय है, यदि इस अध्याय में बताई गई बात इस अधिनियम में ना हो तो हर लोक सूचना अधिकारी अपनी मनमानी कर सकता है, हर विभाग अपनी मनमानी कर सकता है। लेकिन ये एक ऐसा अध्याय है जिस अध्याय के रहते कोई भी लोक सूचना अधिकारी या केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इस अध्याय के अंदर दंड का प्रावधान भी है। तो दोस्तों, इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं इस अध्याय को इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपने फोकस में रखिए, इसको समझ लीजिए कि किस प्रकार से इस अधिनियम को तैयार किया गया है, कि इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी प्राधिकारी आता है या कोई भी लोक सूचना अधिकारी आता है तो उसे कैसे बाध्य किया गया है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसकी धारा 18, अब ये जो अध्याय है, धारा 18, धारा 19 और धारा 20, यानी कि 3 धाराओं से ओतप्रोत होकर के इस पूरे अध्याय को तैयार किया गया है। धारा 18 कहती है आयोग की शक्तियां और कृत्य, जिसमें उपधारा 1 में यह बताया गया है इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करें और उसकी जांच करें। अब दोस्तों, जांच का की पूरी जो शक्ति है माननीय आयोग को दी गई है। इसमें दोस्तों बिंदु ए कहता है जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या यथास्थिति केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा 1 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इनकार किया है। तो दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर किसी ने आवेदन कर दिया और यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने या लोक सूचना अधिकारी ने अगर कोई ऐसा मामला आता है कि उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया है, तो उसके लिए भी पूरी शक्ति मान्य आयोग को दी गई है कि वो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है उस पर। अब दोस्तों, बिंदु बी कहता है जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई और जानकारी तक पहुंच के लिए इनकार कर दिया गया है। यदि किसी जानकारी को जो जिसका अनुरोध आया है अगर इनकार कर दिया गया है तो उसकी भी पूरी शक्ति आयोग को है जांच करने की। अब दोस्तों, बिंदु सी कहता है जिसे इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है। बिंदु डी कहता है जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है वह जो अनुचित समझता है, यानी कि अनुचित फीस भी अगर ली जा रही है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के द्वारा या लोक सूचना अधिकारी के द्वारा, तो ये आवेदन यदि इस तरह की शिकायत आयोग तक पहुंचती है तो उसमें भी कार्रवाई की पूरी संभावना हो जाती है। इसे दोस्तों बिंदु ई कहता है जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हैं या राज्य लोक सूचना अधिकारी हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सूचना दे रहे हैं ताकि जो आवेदक है भ्रमित हो गया है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये जवाब क्या है, हमने तो आवेदन में क्या सूचना मांगी और ये क्या सूचना दे रहे हैं, तो क्या होता है भ्रमित करने वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में भी आयोग उस पर जांच कर सकता है। अब दोस्तों, बिंदु एफ कहता है इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में
यानी कि दोस्तों इसके अंदर यदि किसी भी स्थिति में कोई आवेदक परेशान होता है, उसकी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये हमने सूचना क्या मांगी थी और क्या सूचना आ रही है, तो इससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं, तो धारा 18 के अंतर्गत ये जो उपधारा 1 में जो बिंदु है ए बी सी डी ई एफ, इसकी जानकारी प्राप्त होते ही जांच की पूरी शक्ति माननीय आयोग को होती है। अब दोस्तों हम बताएंगे आपको धारा 18 की उपधारा 2 के बारे में, जहां यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच प्रारंभ कर सकेगा। उपधारा 3 कहती है दोस्तों, आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं। अर्थात बिंदु ए कहता है किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना। बी बिंदु कहता है दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना। सी कहता है शपथ पत्र पर साक्ष्य का अभिग्रहण करना। बिंदु डी किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना। ई साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना। और एफ कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। तो दोस्तों इसके साथ साथ धारा 18 की उपधारा 4 कहती है यथास्थिति संसद के या राज्य विधान मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियमन के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है, और ऐसे किसी अभिलेख को उससे किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा। अब दोस्तों देखिए बहुत ही शक्ति दी गई है जो कि उपधारा 2, 3 और अगर हम 4 की बात करें, यानी कि दोस्तों कोई भी अभिलेख हो या किसी को समन करना हो, कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी मैक्सिमम शक्तियां हैं जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सशक्त करने के लिए जरूरी हैं, वो सारी शक्तियां माननीय आयोग को दी गई हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो आयोग है, चाहे वो हमारा केंद्रीय सूचना आयोग हो या राज्य सूचना आयोग हो, इनको शक्तियां इसीलिए दी गई हैं ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत यदि कोई भी देश का नागरिक सूचना मांगता है तो उसे सूचना प्रदान की जा सके। जी हां दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं धारा 19 जो है अपील के संबंध में। दोस्तों ये दोस्तों पूरे अधिनियम की बहुत ही, हालांकि सभी धाराएं बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीजें आपको समझने को मिलेगी। दोस्तों धारा 19 की उपधारा 1 कहती है ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा 1 या उपधारा 3 के खंड ए में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन करता है और उसे कोई समस्या आ रही है, जैसे कि समय के अंदर उसको सूचना नहीं दी गई या किसी भी कारण से वो व्यथित है, परेशान है, तो उसको ये अधिकार होगा धारा 19 की उपधारा 1 के अंतर्गत कि वो अपने ज्येष्ठ यानी कि जो लोक सूचना अधिकारी है, चाहे वो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी हो चाहे राज्य लोक सूचना अधिकारी हो, तो उनसे जो ज्येष्ठ पंक्ति के जो अधिकारी होंगे उनके समक्ष अपील की जा सकती है, तो आवेदक वहां अपील कर सकता है। परंतु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात
अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था। यानी कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो ज्येष्ठ अधिकारी है, जब उसको प्रत्युत्तर मिला या नहीं मिला, जो उसकी समय सीमा थी, उसके उपरांत जब वो वहां पर अपील करता है, यदि अपील में समय ज्यादा भी निकल गया तो भी यदि अपीलीय जो अधिकारी हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं कुछ कारण जेन्युइन थे कि वो आवेदन समय से नहीं कर सका, वो कारण यदि उनको लगता है कि उचित था, तो देर होने पर भी वो अपील की सुनवाई कर सकते हैं। और दोस्तों धारा 2 कहती है, जहां अपील धारा 11 के अधीन यथास्थिति किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना के प्रकटन के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है, वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी। उपधारा तो दोस्तों ये कहते हैं जो पर व्यक्ति से संबंधित है, ये पर व्यक्ति को लगता है कि भाई ये सूचना देनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये तो पर व्यक्ति से संबंधित थी, तो ऐसा व्यक्ति भी जब उसे लगे कि हाँ भाई जब मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया कि भाई सूचना देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए और मेरी अनुमति के बिना भी सूचना दे दी गई है, तो उसके पास 30 दिन तक का समय होगा, वो अपील कर सकता है, यानी कि पर व्यक्ति भी अपील कर सकता है। दोस्तों उपधारा 3 कहती है, उपधारा 1 के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से जिसको विनिश्चय किया जाना था या वास्तव में प्राप्त किया गया था 90 दिन के भीतर केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी, परंतु यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित हुआ था। तो यानी कि दोस्तों यदि अपील में भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता है तो उसमें आवेदक द्वितीय अपील भी कर सकता है माननीय केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष या राज्य सूचना आयोग के समक्ष। उसकी जो समय सीमा है, जब उसे प्रत्युत्तर मिला लोक सूचना अधिकारी से, तो उसके 90 दिन का समय दिया जाता है कि 90 दिन के अंदर अंदर आप द्वितीय अपील यानी कि सेकंड अपील आप कर सकते हैं। और यदि 90 दिन से ज्यादा का समय बीत भी जाता है और केंद्रीय माननीय सूचना आयुक्त जी को और या फिर राज्य सूचना आयुक्त जी को ये लगता है कि नहीं इसका जो रीजंस हैं 90 दिन के समय सीमा से देर होने का कुछ कारण था और वो जेन्युइन कारण था, तो भी उसकी सुनवाई की जा सकती है। अब दोस्तों उपधारा 4 कहती है, यदि यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है, तो यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा। तो दोस्तों पर व्यक्ति से संबंधित यदि उसे अपील में भी समाधान नहीं मिलता है, जिससे अपील कर सकता है वो, तो वो माननीय केंद्रीय सूचना आयोग में या राज्य सूचना आयोग में पर व्यक्ति भी अपील कर सकेगा और यथासंभव उसकी सुनवाई की जाएगी और उसका समाधान भी निकालने का प्रयास किया जाएगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे धारा 19 की उपधारा 5 की। अपील संबंधी किन्हीं कार्रवाइयों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को स्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति उस केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा जिसने अनुरोध को अस्वीकार किया था। यानी कि दोस्तों अगर अस्वीकार करते हैं किसी भी आवेदन को कौन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, तो ये भार उन्हीं पर ही होगा कि उन्होंने अस्वीकार क्यों किया, उसका कारण वही बताएंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं उपधारा 6 की। उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन किसी अपील का निपटारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल 45 दिन से अधिक ना हो। उपधारा 7 कहती है, आयोग का विनिश्चय आबद्ध कर होगा। उपधारा 8 कहती है, अपने विनिश्चय के में यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है। बिंदु ए, लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं। बिंदु एक कहता है, सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना यदि विशिष्ट प्रारूप में ऐसा अनुरोध किया गया है। बिंदु 2, किसी यथास्थिति
केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना। बिंदु 3, कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना। बिंदु 4, अभिलेखों के रखे जाने, प्रबंध और उसके विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना। 5, अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना। 6, धारा 4 की उपधारा 1 के खंड बी के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना। और दोस्तों इसमें बिंदु बी कहता है, लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करना। सी कहता है, इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना। डी कहता है, आवेदन को नामंजूर करना। और दोस्तों धारा 19 की उपधारा 9 कहती है, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को अपने विनिश्चय की, जिसके अंतर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा। उपधारा 10 कहती है, यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जो विहित की जाए। तो यानी कि दोस्तों जो भी प्रक्रिया होगी उसके संबंध में जो अपीलार्थी है उसको भी उसकी सूचना दी जाएगी माननीय आयोग के द्वारा, ताकि हर कार्य पारदर्शिता से और बिल्कुल स्मूथ अच्छे से हो। दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों जो धारा 20 है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है, इसमें शास्ति के संबंध में बताया गया है। देखिए जो भी अधिकारी है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है या जो अपने कार्य के प्रति यदि वो सतर्क नहीं है या अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो दोस्तों उस पर शास्ति लगाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है ताकि वो उस शास्ति के डर से भी अपने कार्य में गति ला सके। तो दोस्तों ये इसीलिए शास्ति का प्रावधान रखा गया है। इसकी उपधारा 1 कहती है, जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण से कोई आवेदन लेने से इनकार किया है या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी गई है या ऐसी सूचना नष्ट कर दी गई है जो अनुरोध का विषय थी या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है 250 रुपए की शास्ति अधिरोपित करेगा। तथापि शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। तो दोस्तों इसके अंदर साफ तौर से बोल दिया गया है धारा 20 की उपधारा 1 के अंदर कि यदि कोई भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी विधिवत ढंग से जो नियम में बताया गया है, अधिनियम में बताया गया है, उसके अनुसार सूचना नहीं देता है, तो उस पर यदि ये प्रूव हो जाता है माननीय आयोग के द्वारा, उस पर शास्ति लगाई जा सकती है प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए और मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की शास्ति उस पर लग सकती है। परंतु यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को उस पर कोई शास्ति आरोपित किए जाने से पूर्व सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब भी ये शास्ति लगाई जाएगी माननीय आयोग के द्वारा, तो जो भी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी है उसको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का कि भाई क्या कारण है कि आपने इसके अंदर जो है अधिनियम की अवहेलना जो की है उसका क्या कारण था। इसका मौका उसको दिया जाएगा बताने के लिए कि क्या क्या रीजंस थे, ताकि उस चीज को प्रॉपर ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके। अब दोस्तों परंतु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परता पूर्वक कार्य किया है यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा। अब देखिए इसके अंदर कितनी महत्वपूर्ण बात रख दी गई है दोस्तों कि सूचना देने में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने देरी क्यों की,
या जो सूचना दी गई है वो गलत सूचना या भ्रामक सूचना क्यों दी गई, उसको सही करने के लिए अगर वो कहता है कि मैंने सही सूचना दी है, तो ये भी पूरा भार उन्हीं पर होगा। किस पर? केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर। और अगर वो सफल नहीं होते तो दोस्तों ये 25,000 रुपए तक की जो शास्ति का प्रावधान बनाया गया है वो उन पर लगेगी। अब दोस्तों हम बताएंगे धारा 20 की उपधारा 2, जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय यथास्थिति केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है, यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी बिना किसी युक्तियुक्त कारण के और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है, या धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है, या असद्भाव पूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इनकार किया गया है, या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है, या ऐसी सूचना नष्ट की है जो अनुरोध का विषय थी, या सूचना देने में किसी रीति से बाधा डाली है, वहां वह यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। अब देखिए दोस्तों, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये पूरी शक्ति आयोग को देता है कि यदि ये प्रूव हो जाता है स्पष्ट तौर से कि जो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है या राज्य लोक सूचना अधिकारी है उसने अनेक कारणों से पूरी कोशिश की है कि सूचना ना दी जाए, तो ऐसे में दोस्तों उन पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा। यानी कि ऐसे केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं। कौन? माननीय केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जब किसी लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति भी लगने का डर रहेगा और उस पर अनुशासनिक कार्रवाई होने का भी डर रहेगा, तो वो कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएगा। तो दोस्तों ये पूरी जो शक्ति है ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो धारा 20 है उसमें माननीय आयोग को दी गई है। और दोस्तों मैं बहुत ही खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं कि प्रतिदिन मेरे जो सब्सक्राइबर हैं एडवोकेट हरकिशन सिंह बावा जो हमारा यूट्यूब चैनल है इस पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है और ये आप सबका प्रेम है, आपका स्नेह है। और दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा कि मेरा एक ही मिशन है कि देश के हर नागरिक को एक मिशन के माध्यम से यानी कि लीगल अवेयरनेस के माध्यम से मैं जागरूक करना चाहता हूं ताकि हमारा हर नागरिक सशक्त हो, हमारा राष्ट्र सशक्त हो। तो इसलिए दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको इसकी जरूरत है, ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इस पे कमेंट करें। और अगर उनकी कोई भी क्वेरी होगी तो मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि उनको उनकी समस्याओं का समाधान भी बता सकूं। आप दोस्तों हमेशा मेरी वीडियो को अपना स्नेह दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।